नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस के साथ। पवन खेरा ने जंतर मंतर पहुंचकर की मुलाकात। एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे शरद पवार। एनडीए का हिस्सा कैसे बनेगी एनसीपी, तय हो गया फॉर्मूला। सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने, बोले मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत। आरजेडी को लगा झटका, पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पद से दिया इस्तीफा, बताई वजह। आज जुम्मे का दिन, लेकिन धार गौशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति। वही अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली बिगुल। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आज वांगचुक से मुलाकात की। इससे ठीक पहले केसी वेणुगोपाल ने वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। वांगचुक और कांग्रेस जनता पार्टी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पवन खेरा ने वांगचुक से मुलाकात के बाद कहा कि हम सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हम सभी एक बेहद असंवेदनशील सरकार से निपट रहे हैं जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती है। जब ऐसी सरकार का सामना हो तो विरोध के तरीकों को बदलना होगा। इस सरकार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। धन्यवाद। सर, एक सवाल ऐसा है कि आज राहुल गांधी भी 15 जुलाई में कर रहे हैं प्रोटेस्ट इसी मुद्दे को लेकर। कहीं न कहीं कांग्रेस से देरी हुई, ऐसा नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, एंगेज की। देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बहरामपुर के गोविंदपुर इलाके में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 बच्चे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेट मैन को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस हादसे में घायल हुए बच्चों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ बच्चे गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीए को बड़ा झटका लगा। शरद पवार के एनसीपी एसपी अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अलायंस का फैसला ले चुकी है। यानी महायुति गठबंधन के अंदर ही एक और गठबंधन होने जा रहा है। शरद पवार सीधे तौर पर एनडीए में पार्टी का विलय नहीं करेंगे, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देते हुए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयंत पाटिल को सरकार में वित्त मंत्री का पद दिया जा सकता है। ये पद पहले एनसीपी चीफ अजीत पवार के पास हुआ करता था। ऐसा कहा जा रहा है कि सुरेंद्र पवार की एनसीपी सीएम देवेंद्र फडणवीस की करीबी है। अब जब शरद पवार गुट एकनाथ शिंदे के साथ आएगा तो सियासी समीकरण क्या होगा। बीजेपी भी ये नहीं चाहती कि इतने बड़े दलों के शामिल होने के बाद महायुति में खिचड़ी की स्थिति बनी रहे। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद ना हो, इसके लिए पार्टी ने एक फार्मूला तैयार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस चीफ ने लेटर शेयर करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हमने तय किया है कि परिसीमन पर अलग अलग बुलाकर दलों से बात ना करें।
सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। महिला आरक्षण पर हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जो इतिहास को परिसीमन लाकर कलंकित किया जा रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने तय किया है डिलिमिटेशन का ये अलग अलग बुला के दलों से बात न करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। ये पत्र पहले भी गया था, राहुल जी खड़गे साहब ने इसे दोबारा तय करके भेजा भी है, दोनों नेता प्रतिपक्ष। मुझे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न लोकसभा न राज्यसभा में कल बहुमत था, न आज बहुमत है और न बहुमत होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, महिला आरक्षण पे हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पे जो ये बेईमानी या कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे, तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। इन्हें जो उम्मीद है कि कुछ दल साथ देंगे, तो उन्हीं का तो मुख्य विरोध था, तो वो कैसे फंदा अपने गले में डाल लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, जब आप लोगों ने कल इस बात को कहा, तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनकी इंडिया अलायंस जो है उनमें आपस में ही कोई तालमेल नहीं है, पार्टियां दूसरी पार्टी पे विश्वास नहीं करती, यहां तक कि एक सांसद दूसरे सांसद पे विश्वास नहीं करता। अरे छोड़िए, इंडिया अलायंस पे सबको एक दूसरे पे विश्वास है। विरोध पक्ष में भी कुछ मुद्दों पे आम सहमति है। मैं कह दूं सुधांशु जी, तैयारी कर लो, बेल्ट बांध लो, बहुत जल्दी एनडीए टुकड़ों में हो जाएगा और आपकी सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सर, आप लोगों के एजेंडे क्या रहेंगे? विपक्ष किस तरीके से देखता है? क्योंकि जो अभी शुरुआत में प्रारूप आया है, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आया है, उसमें वंदे मातरम बिल हो, एफसीआरए हो, सरकार ने अपना एजेंडा रख दिया है। देखिए, सरकार रख देती है, कुछ लाती है, कुछ टाल देती है। हमारा बहुत क्लियर है कि जिस तरह लगभग 40 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, स्थगित करना पड़ा, ये ऐसे नहीं हुए, ये पैसे के लिए हुए, सरकार की बदइंतजामी की वजह से हुए हैं। तो पहला मुद्दा तो हमारा इस देश का युवा होगा। दूसरा, ये साधारण चोरी बेईमानी नहीं है। जिस दिन से जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, मैं तो अवध का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का, सिवा बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, लूट के, ऑर्गेनाइज क्राइम के, चंदा चोरी में जिस तरह हुआ है, उससे हम लोगों का सर। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। अब एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को मार्च सफल नहीं रहा तो भूत बनकर वापस आऊंगा। वहीं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संबंधित मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को अब 20 दिन हो चुके हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर है और उनके अंग काम करना बंद कर सकते हैं। क्या ये रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक नहीं पहुंच रही होगी? वे असंवेदनशील बने हुए हैं। तो कर लीजिए, हाईकोर्ट को बोले आप जाइए और प्रधानमंत्री को निर्देश दीजिए और ये भी निर्देश दीजिए, नीट पेपर लीक में जिस मंत्री की जिम्मेदारी है उनका इस्तीफा लेकर ये अनशन छुड़वा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हमारी सरकार मान ली थी तो देश का पूरा चरित्र बदल जाता। अब दूसरी बात है, 20 दिन हो रहे हैं सोनम वांगचुक जी के अनशन को। वहाँ और एक लड़की बैठी है जिसका नाम है 20 साल की लड़की भी उनके साथ अनशन कर रही है। उनकी तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। ऑर्गन फेल्योर की बात अगर आप करते हो तो को या ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट गृह मंत्री तक नहीं जा रही है? क्या ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं जा रही है? लेकिन ये सभी की संवेदना मर चुकी है। ये सभी लोग
सत्ता में बैठे हैं, क्या मोदी कैबिनेट में एक भी मर्द ऐसा कोई मंत्री नहीं है? मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा एक मर्द मंत्री नहीं है जो मोदी के सामने कहे कि जो आप कर रहे हो गलत है और सोनम वांगचुक की जान बचाना ये देश का कर्तव्य है। ये कहने वाला एक मर्द मंत्री अगर पैदा नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ना उसे मैं राष्ट्रभक्त कहूंगा, ना उनको मैं शूर कहूंगा। महाराष्ट्र यूपी के सहारनपुर में मस्जिद हटाने के आदेश और कोलकाता एयरपोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश में केवल मस्जिदों को निशाना बनाया जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से दोनों मामलों पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि पूरे देश में सभी धर्मों के ऐसे कई पूजा स्थल हैं जिनके बारे में यह साबित करना आसान नहीं है कि वो किस ज़मीन पर बने हैं। केवल मस्जिदों को निशाना बनाना बेहद दुखद और अफसोसजनक है। पिछले 1 साल में देश के कई राज्यों में ये कहकर कई मस्जिदों को गिराया गया है कि वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी या उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। साथ ही आगे फरंगी महली ने कहा कि सहारनपुर में मस्जिद हटाने की बात पूरी तरह गैर कानूनी दिखाई देती है। हमारा मानना है कि संबंधित अधिकारियों को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कई ऐसी इबादतगाहें तमाम मज़ाहिब की बनी हुई हैं जो कि जिसको कि आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि वो किसकी ज़मीन पे बनी है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि जितनी भी और इबादतगाहें हैं उनमें से अक्सर ऐसी ही ज़मीन पे बनी हुई हैं। तो लिहाजा अब ये इशू बनाना और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट करना बहुत ही तकलीफदेह भी है, बहुत ही अफसोसनाक भी है। और इधर 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में और कई बड़े स्टेट्स में कई मस्जिदों को शहीद किया गया है, ये कह कर के कि वो हुकूमत की ज़मीन पर बने हुए थे या उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जबकि आज भी अपने मुल्क में वक्फ बाय यूज़र का कानून मौजूद है। जो नया वक्फ एक्ट आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी ये प्रोविज़न रखा गया है कि एक्ट के लागू होने की डेट्स तक जो भी इबादतगाहें ऐसी बनी थी जो कि वक्फ बाय यूज़र में आती हैं तो उनको तस्लीम किया जाएगा। इन तमाम बातों के बावजूद भी जो सहारनपुर में मस्जिद हटाने की बात कही गई है, हम समझते हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और अथॉरिटीज़ को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो बहुत समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। लालू यादव ने उन्हें पहले मीडिया प्रभारी बनाया, उसके बाद पार्टी का प्रवक्ता बना दिया था। उन्होंने जिस तरह वजह से इस्तीफा दिया है उसके बारे में मृत्युंजय ने खुद बताया है। तिवारी ने बयान जारी कर कहा है कि आज मैंने आरजेडी से सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मेरे जैसे समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। साथ ही तिवारी ने आगे कहा है कि हमने कई बार तेजस्वी यादव से भी अपनी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में मेरे जैसे समर्पित कार्यकर्ता का इस पार्टी में बने रहने का कोई अतिथि नहीं था। अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हम पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, कल उनको पत्र दे देंगे। तेजस्वी जी को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से दिशाहीन होकर राजनीति नहीं होती है। पार्टी की क्या दशा है, क्या दिशा है, कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान है, कौन पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, ये सब देखना होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना, मंझगांव, रूंज, नौगुआ और एनटीपीसी परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं तथा विस्थापितों की मांगों को लेकर जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहा चीता आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन आज भी जारी है। वहीं इस पर अब एमपी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, वहां के प्रभावित लोग अगर मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा किसी और को मिल रहा है तो सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई है। जो वहां रहते नहीं हैं उनको पैसा मिल गया। ऐसी तमाम बातें हुई हैं, तमाम घोटाले कागज पर सामने आए हैं। सरकार को इस पर तत्काल जांच कमेटी बनानी चाहिए। केन बेतवा प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, वहाँ के अगर डूब प्रभावित लोग अगर विस्थापित अगर मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा और किसी को मिल गया, तो सरकार ने क्यों नहीं जांच कराई। जो वहाँ पे रहते नहीं है उनको पैसा मिल गया,
ऐसे तमाम बात है। जो ग्राम सभाएं हुई, सरपंच जो है नहीं, कोई नया सरपंच आ गया, जिस सरपंच के समय ये ग्राम सभा उस समय वहां पे थे ही नहीं, तो कौन सरपंच क्या भूत बन के आ गया जिसने साइन कर दी? तो मैं समझता हूं कि ये तमाम ऐसे घोटाले जो कागज पे सामने आए, लेकिन वहां के कलेक्टर अब बड़े अल्पज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं कि जमीन की वास्तविकता क्या है। मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर तत्काल जांच कमेटी बनाना चाहिए और जांच कराना चाहिए। सरकार क्यों चुप बैठी? क्या चंदा ले रही है? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से 60 करोड़ रुपए एनसीसी नागार्जुन ग्रुप से लिए? ये सामने आपके, ये इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बन रही है मध्य प्रदेश की, अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या उन किसान, उन आदिवासी, उन दलितों के मुआवजे के पैसे से बन रही है? किससे बन रही है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीरता का, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। निष्पक्ष जांच कराने में क्या परेशानी? क्यों बचाना चाहती? इसलिए कि आपको चंदा मिल रहा, इसलिए आप चाहते हो कि उसकी जांच ना हो। धार के ऐतिहासिक गौशाला विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस मामले को लेकर 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा था, लेकिन जिला प्रशासन को मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखने को कहा था। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक गौशाला परिसर से सटे हुए किसी भी खुले मैदान में हर जुमे पर नमाज कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अब तक ना तो प्रशासन और ना ही दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है। इसी के चलते धार में जुमे की नमाज को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच धार जिला कलेक्टर ने गौशाला के पास शुक्रवार की यानी जुमा की नमाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है उसका हम अध्ययन करेंगे और जो उनके निर्देश हैं उसकी विवेचना उपरांत लागू करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उस आदेश को की प्रति अभी प्राप्त करेंगे और उसमें उसका अध्ययन करेंगे कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनको हम एक बार उनकी विवेचना उपरांत उनको जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था या अतिरिक्त वो भी जो मतलब इस विषय के जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनके सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक जो तैयारियां प्रशासन को करनी होंगी वो आवश्यक तैयारियां करके और शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है इस धार नगर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा दोस्ती, दुश्मनी और सिकंदर पोरस वाले बयान पर सियासत तेज हो गई, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और बीजेपी की अंदरूनी कलह बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा जी दुखी आत्मा है। दुखी आत्मा के जब शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र राठौर की ओर देख रही थी और एक बार उन्होंने भोजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है ये मेरी समझ से परे है। उन्होंने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थीं कि हमको राजनीति में इतना भी बैर नहीं रखना चाहिए कि हम आग भी ना मिला सकें। वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थी, अच्छी बातें थी कि हमको राजनीति में इतना भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि हम आंख ही नहीं मिला सकें। और एक जो जोशी जी, वो रामकिशोर जी जो थे, पंडित राम किशन जी, उनकी बात 100% वर्तमान समय में लागू हो रही है। वो ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि एक समय था जब एक दूसरे के खिलाफ बहस होती थी, फिर जब हाउस एडजोर्न होता था तो बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे, घर तक जाते थे। आजकल तो अगर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे तमाम जो भी जितने भी रिश्तेदार, पहचान वाले मेरे इलाके के, उनके सबके ट्रांसफर कर दिया जाए। आज क्या हो रहा है बताइए? लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सबसे ज्यादा शिक्षा में क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, आरएसएस का विरोध करता हूं। मेरे पीछे आरएसएस क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी गलत जो नीतियां हैं, लोगों को बांटने की, जो वैमनस्यता फैलाने की जो बातें हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। आप बताइए, और जगह तो नहीं हुए, यहीं कैसे हो गए साहब? और यहां तक भी किसी को नहीं छोड़ा। परिवार में कोई भी अगर कर्मचारी था तो उनको सबको निपटा करके बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर भेज दिया गया। कोई बात नहीं भाई, इस ट्रांसफर से ही तो तुम झुकाना चाहते हो। गोविंद डोटासरा न झुका है न झुकेगा। तुमने ईडी भी भेज ली, तुम ट्रांसफर भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए इन भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तुम बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूं ये केवल और केवल एक बात से चुनाव जीतना चाहते हैं 2028 और 29 का, कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे, पैसा बहाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आएगा, सबको डराएंगे और बंगाल की तरह फोर्स ला करके वोट ही नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राजस्थान है, यहां पर ये होने वाला नहीं है। इनको गलतफहमी है, ये जिस तरीके से कर रहे हैं। आप बताइए, आज मतलब गलेड़े कान्ना के भाव में एमएलए और एमपी बिक रहा है। इससे बड़ो दुर्भाग्य इस प्रदेश को कोई नहीं हो सके। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी क्षेत्र में हालात और भी गंभीर कर दिए हैं। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद कई अहम इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है, जबकि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी रहे। इसी बीच बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं, क्योंकि ईरानी सेना ने वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ताज़ा अमेरिकी हमलों में बंदर अब्बास और आसपास के गांवों की बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। हालांकि कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि नोवियाद एक क्षेत्र में भी बिजली बाधित हुई है, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। अधिकारियों ने दक्षिणी ईरान के कई लोगों से पीक आवर्स में बिजली की खपत कम करने की भी अपील की है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय सरकार ने अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। डीजीएमए ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें शिपिंग कंपनियों से साफ कहा गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, भारतीय नाविकों को ऐसे जहाज़ों पर तैनात न किया जाए जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे हैं। डीजीएमए के सर्कुलर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में व्यापारिक जहाज़ों पर लगातार हमले हुए हैं। इन हमलों में भारतीय नाविक हताहत हुए हैं, यानी फारस की खाड़ी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां काम कर रहे नाविकों और जहाज़ों के लिए खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए महानिदेशालय ने एहतियातन कदम उठाने का फैसला लिया है। एडवाइजरी में फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के पानी में चल रहे जहाज़ों के कप्तानों को कहा गया है कि वो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकन्ने रहें। उन्हें नेविगेशन से जुड़ी चेतावनियों और सुरक्षा एडवाइजरी पर लगातार नज़र रखनी होगी। सबसे अहम निर्देश शिपिंग कंपनियों के लिए है। कंपनियों से कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली यात्राओं पर भारतीय नाविकों की तैनाती से बचा। ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।